वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं हुजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, आज हम अपने संवाद कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ हैं MIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम साहब। शाह आलम साहब, इससे पहले कि हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि अभी ओवैसी साहब आ रहे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है और यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का चुनाव के नज़रिए से क्या प्रोग्राम है, कितनी सीटों पे आप यूपी में चुनाव लड़ा रहे हैं? भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत पहले ऐलान कर रखा है कि हम 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और उसी बुनियाद पर हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है और प्रयागराज में भी हम उसी हिसाब से तैयारी किए हुए हैं। ज़्यादातर इलाहाबाद में हमारा संगठन पूरी तरह तैयार है और हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। आप लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, तो चुनाव में आप किस बेस पे लड़ेंगे? एक असदुद्दीन साहब की साफ सुथरी ईमानदार छवि है, इस पे आप लड़ेंगे या आपकी नीति है बाहुबल से इलेक्शन जीतेंगे? नहीं, बात यह है कि इलेक्शन जो जीतेंगे वो तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छवि पर इलेक्शन लड़ेंगे और जो हिंदुस्तान में जो राजनीति की वो एक धारा को मोड़ना चाहते हैं और जिस तरह से वो संविधान को लागू करना चाहते हैं, उसमें जिसका भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और हम समझेंगे कि इनके सहयोग ज़रूरत है, कि सहयोग की ज़रूरत है, उनका सहयोग लेंगे हम। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके सामने चुनौती क्या है? एक तरफ तो जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए तो एक प्रॉब्लम है, एक जगह खाली हो रही है। लेकिन आपके सामने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब हैं और आम आदमी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाहती है, चुनाव में अब भागीदारी चाहती है, वो मुसलमानों के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो समस्याएं देश की तमाम नागरिकों के साथ है उसके साथ मुसलमान भी है। दूसरा, मुसलमानों के साथ कुछ ख़ास प्रॉब्लम्स हैं अलग से, जो उसकी सिक्योरिटी के ताल्लुक से, उसकी जो है शिक्षा और नौकरी, जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है हिंदुस्तान में, वो अलग से उसकी एक लड़ाई है। जो एक लड़ाई तो सब लड़ते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जो उनके ज़ाती मसाइल हैं, उनके शरीयत का मामला है और उनके सिक्योरिटी का मामला है, उस पर पार्टियां खामोश रहती हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की दोनों लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। शरीयत का मतलब क्या? शरीयत का मसला, जैसे अभी 3 तलाक पे मामला हुआ, तमाम पार्टियां वॉकआउट कर गई और उन्होंने जो मुसलमानों के लीडरशिप का दावा करती हैं, उन्होंने कोई वहाँ पर गवर्नमेंट के सामने स्टैंड नहीं किया, तो वहाँ पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्टैंड किया। तो असदुद्दीन साहब का तो जहाँ तक हम जानते हैं स्टैंड ये है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ पहले ही से हैं। नहीं, वो एकदम सही है कि हमारी शरीयत में जब उसका पूरा इंतज़ाम है कि नहीं होना चाहिए, वो ये भी कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो कानून ले आई कि 3 तलाक नहीं माना जाएगा, उसको भी मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जो कानूनी तौर पे उनको फंसाना, जेल में डालना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तलाक नहीं होती है, तो उस पर उनका ये बात थी कि आप इसको क्यों फिर आदमी को जेल भेजेंगे जब तलाक हुई नहीं। तो इस बात पर कोई नहीं बोला, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले पर बोले वहाँ पर। इसी तरह दलितों के बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर उनके लीडर नहीं बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी और लीडरशिप के साथ खड़े हो जाते हैं, अपने कम्युनिटी के लिए नहीं बोलते हैं। वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आगे आकर उनकी बात कहते हैं। मतलब आप दलितों को भी अपने साथ लेके चलेंगे, उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे? बिल्कुल, हम हर समाज की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन दलित और मुसलमान खास तौर से हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ है, उसकी समस्याएं ज़्यादा हैं, तो जिसकी समस्याएं ज़्यादा हैं हमारी पार्टी उसके लिए ज़्यादा काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा, एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की हालत इस वक्त SC/ST से भी ज़्यादा बदतर है। तो यानी जो ये कमेटी है वो ये मान रही है कि SC/ST की हालत बहुत बदतर है, उससे ज़्यादा बदतर, मतलब ये नहीं कहा कि जानवरों से ज़्यादा बदतर है। जो मिसाल दिया है, जो उसमें दिया SC/ST, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनको भी तो ज़रूरत है, SC/ST को भी तो ज़रूरत है। SC/ST को ज़रूरत है और हम जो उनके साथ मामले हैं संवैधानिक
जो उनको आरक्षण मिला हुआ है या जो उनको मुराहत मिली हुई है संविधान में, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे साथ जो है इस तरह से सलूक 70 सालों में हुआ कांग्रेस से लेके अब तक कि हम जहाँ पर थे वहाँ से हमको बहुत पीछे ढकेल दिया गया। हमारी नौकरियाँ ले ली गई, हमारे बिजनेस ले लिए गए, हमारे इलाके में स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए, हमारे यहाँ गुर्बत है, हमारे यहाँ इलिटरेसी है। ये जो समस्याएं हमारे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारा वोट हर आदमी लेने के लिए हमारे पास आता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कि मुसलमान जो है दलित से के बराबर पहुंच चुका है या उनसे कहीं कहीं पीछे जा चुका है। ये सरकारी रिपोर्ट है, ये मुसलमान खुद नहीं कहता है। तो ये बताइए, आप खाली ये इस मुद्दे से आपको लगता है कि सबसे जीत जाएंगे आप? दलित या जो गैर मुस्लिम है या दूसरे भी हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको? नहीं, हम तो आप करेंगे या अकेले आप जीत लेंगे? भाई अभी तो हम भागीदारी मोर्चा के साथ हैं और 10 पार्टियां हमारे साथ हैं। हम सब लोग साथ में लड़ेंगे, दलित और मुसलमान और बैकवर्ड सारे लोग हमारे साथ हैं। अभी हमने चुनाव कुछ पिछले दिनों में जिला पंचायत का लड़ा, उसमें भी इलाहाबाद में जहां 5 कैंडिडेट मुसलमान थे तो 8 कैंडिडेट हमारे गैर मुस्लिम भाई थे और वो कामयाब भी हुए हमारे पार्टी से। अच्छा, जैसे आम आदमी पार्टी ने एक पासा फेंका है कि हम 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में फ्री देंगे, जबकि वो दिल्ली में 300 यूनिट नहीं दे रहे हैं, 200 यूनिट दे रहे हैं। तो वहाँ तो 300 किया नहीं, यूपी में कर दिया। इसके जवाब में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या करेंगे? हमने आपसे बताया ना कि मुसलमानों के साथ सिर्फ जो है विकास और का ही मसला नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने मुसलमानों को का वोट इस तरह से उन्होंने लिया और लेने के बाद जब दिल्ली का दंगा होता है तो गैर हाजिर हो जाते हैं, उनके लाखों कैमरे जो है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं और वहाँ पर जो लोग दंगाई हैं उनको बाकायदा जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। जो मुसलमान हैं उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी ज़मानतें नहीं होती, गलत लोग से फंसाए जाते हैं। तो हमारी समस्या जो सिक्योरिटी की है, हमारी समस्या जो इस मुल्क में पहचान की है, तो उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। जब हमारी सिक्योरिटी और पहचान ही नहीं रह जाएगी हिंदुस्तान में तो हम इन पार्टियों को लेके क्या करेंगे, इनको लीडर मान के क्या करेंगे? तो मतलब आप चाहते हैं कि अपना वोट अपने ही पास रहे और अपनी खुद की एक ताकत बने? हाँ, ये जो है अब 70 सालों में जो मुसलमानों ने यहाँ पर वो किया है, असेसमेंट उसका है, वो यही है कि अब हम जितने लोगों को आज तक हमने अपनी लीडरशिप नहीं खड़ी की, हमने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई और हम यहाँ पर दूसरे लोगों को अपना भाई समझ के, उनको अपना लीडर समझ के उनके साथ लगे रहे, कंधा से कंधा मिला के वोट दिया, उनकी सरकार में रहे और उनको मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया। हम हमेशा जो है जो संविधान की मुख्य धारा है उसमें जुड़े रहे, लेकिन हमको उन्हीं लोगों ने जो है संविधान की मुख्य धारा से जो है अलग थलग करने की कोशिश की। तो जाहिर है कि अब हमको ये एहसास हुआ कि अब हम अपनी लड़ाई हमको खुद लड़ना पड़ेगा। इसलिए अब हम अपना एक लीडर हमने अपना चुना और एक पार्टी चुनी। अब हम अपनी लीडर और अपनी पार्टी से जो है इस मुल्क में अपनी एक सियासी ताकत बनाएंगे, अपने अधिकारों को लेंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों की संख्या इस वक्त लगभग 20% है, तो 20% वालों को कोई नहीं पूछता, जबकि जो 14%, 15%, 18% है उनकी बड़ी वैल्यू रहती है, उनका मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उनको बड़े बड़े मंत्रालय भी दे दिए जाते हैं। तो मुसलमानों की वोट की कीमत क्यों नहीं कोई लगाता है, क्यों उसको ध्यान नहीं दिया जाता है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? खुद मुसलमान जिसका वोट बिखरा हुआ है, या ये पार्टियाँ जिनको ज़रूरत नहीं है मुस्लिम वोट की? इसके लिए जो असल बात यह है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मुस्लिम लीडरशिप है हिंदुस्तान में। यहाँ पर सबसे बड़ा वोट बैंक जो है, जिसको कांग्रेस ने डराने के लिए जिसका नाम अक़लियत रखा, वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। और यहाँ पर 6000 बिरादरियों में और अलग जो है बटे हुए जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ जो है इम्तियाजी सलूक होता है अलग अलग जगहों पर, और ये जो मनवादी लोग हैं उनका शोषण करते हैं हिंदू बनाकर। तो अगर मुसलमान जो है यहाँ पर सियासी मुख्य धारा में होता और वो जो है यहाँ पर अपनी सियासत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत किया होता, तो आज जो वंचित लोग हैं जिनके तक जो है संविधान जो चाहता है उनकी खुशहाली, जो उनको खुशहाली नहीं मिली है, मुसलमान के साथ कंधा मिला के आज खड़े होते। तो जो चंद लोग यहाँ पर पूंजीपति बने, चंद लोग लीडर बने, तो आज हमारे हर समाज से लीडर बना होता और हर समाज की नुमाइंदगी होती। जो यहाँ की जो मनवादी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर एक मुस्लिम लीडरशिप जो है खड़ी हो, एक पार्टी ऐसी हो जिसमें जितने भी वंचित समाज है, जितने भी लोग इस मुख्यधारा से अलग किए गए हैं, वो सब एक साथ खड़े हो जाएं और यहाँ पर अपनी जो है असली आज़ादी, हकीकी आज़ादी जो है हासिल करें।
अब अगर आप बात करते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए लड़ेंगे, तो सरकार जब आएगी तब आएगी, जब पावर मिलेगा तब मिलेगा। अभी एक मुस्लिम बच्ची के साथ बेदर्दी के साथ उसका कत्ल हुआ, उसका बलात्कार हुआ, इसके लिए MIM ने कितनी लड़ाई लड़ी? MIM पूरे जो है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कैंडल मार्च बहुत बड़ा निकाला, और उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम जो है ज़िलों में कैंडल मार्च निकाले गए, जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। जो सियासी तौर पर हम कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उसको हम पूरी तरह से उठा रहे हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है केस निर्भया का हुआ था। दिन भर टीवी पे वो न्यूज़ चलती रहती थी, लेकिन इसकी आसपास नहीं चल रही, इसे आप कैसे देखते हैं? हमने बताया ना आपको कि जब हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हमारी कोई लीडरशिप नहीं है, हमारे कोई बोलता नहीं है, तो ये लगता है कि इनकी बात करना फजूल है। हर आदमी जो है वो करनी काटता है। हर जो बड़े लीडर हैं, जिनको हमने अब तक अपना लीडर माना है, वो साफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते, चैनल पे आके बोलते नहीं, चैनलों की TRP नहीं बढ़ती है, जो लगता है कि इनकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारी कोई आवाज़ होती है, हमारे पास 7 लोग खड़े होते, तो हमारी बात अखबार में, मीडिया में, चैनल्स पे चलती। हमको तो एकदम जो है वो समुंदर के झाग बना के रख दिया गया हिंदुस्तान में। लोग हमसे वोट मांगने नहीं आए पिछली बार। अगर ये मजहब का चश्मा उतार भी दिया जाए तो भी उस बच्चे के साथ जो दर्दनाकी हुई है, जिस तरीके से उसका कत्ल हुआ है, तो इसमें तो सभी को आना चाहिए था, खुद BJP को भी आना चाहिए था। तो क्या इंसानियत की कोई कीमत अब सियासी पार्टियों के पास नहीं है? वे सिर्फ TRP देखेंगे, टीवी चैनलों, और जो अगर सियासी पार्टियां आए तो सिर्फ अपना वोट देखेंगे। इंसानियत अब नहीं है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। भाई, अगर इंसानियत होती, मुल्क में संविधान को लागू करने की मंशा होती, तो सड़कों पर मॉब लिंचिंग क्यों होती? किसी खास तक दलितों के बच्चियों के साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती, मुसलमान बच्चियों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती? ऐसे तो समाज में हर इस तरह के कांड होते रहते हैं, सबके साथ हो जाते हैं, लेकिन उनके जब साथ कोई प्रॉब्लम आती है, प्रधानमंत्री की अगर जो है भतीजी का पर्स गुम हो जाता है, तो उसको मिनटों में ढूंढ लिया जाता है। लेकिन जब वहीं पर एक राबिया सैफी के साथ इतना बड़ा जो है जघन्य अपराध होता है, उसकी जो है जान ले ली जाती है, बलात्कार किया जाता है, तो इतने बड़े कांड में भी लोगों के मुँह जाते हैं, आवाज़ें नहीं निकलती हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है राजनीति का, जिससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक नई जो है शुरुआत हो मुल्क में, और एक नई लीडरशिप पैदा हो जो सारे लोगों को लेके, और यहाँ पर ये जो अत्याचार है, ये इसको, और जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इसको दूर किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप भी प्रयागराज में हैं, हम भी प्रयागराज में, आप प्रयागराज के जिलाध्यक्ष हैं MIM के। तो प्रयागराज के पूर्व सांसद अतीक अहमद साहब की बेगम MIM में आ गई हैं, हो सकता है उन्हें टिकट भी मिल जाए, तो काफ़ी आपका ग्राफ बढ़ा है। और अब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद इलाहाबाद आ रहे हैं, तो उनका क्या कार्यक्रम है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई देखिए, पूर्व सांसद के आने से हमारी पार्टी को बहुत जो है फ़ायदा मिलने वाला है, और वैसे भी हम लोगों ने बहुत मजबूत संगठन इलाहाबाद में खड़ा कर रखा था। उनके आने की वजह से अब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको पार्टी में को प्रयागराज में भी फ़ायदा मिलना है इंशाल्लाह, और हमको मंडल से आगे भी जाके जो है इसका असर दिखेगा, और दिख रहा है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं और रोज़ बरोज़, और इंशाल्लाह हम शहर पश्चिमी की सीट तो 100% इंशाल्लाह जीतने वाले हैं। ओवैसी साहब का क्या प्रोग्राम है? ओवैसी साहब 25 तारीख को आ रहे हैं। तो यहाँ क्या उनकी कोई रैली वगैरह? मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैनेजमेंट से हमने लिया है, तो उसमें हमारी तैयारी चल रही है, इंशाल्लाह वहीं पे हमारा प्रोग्राम होगा। तो कुछ बता सकते हैं कि किस तरह के मुद्दे उठाएंगे? क्या कुछ इसमें अंदाज़ा आप लोग लगा रहे हैं, या आप लोगों को इसकी कोई भनक नहीं है कि वो आएंगे तो क्या बात करेंगे? भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान पर उनकी नज़र होती है, और मकामी भी जो चीज़ें हैं वो उस पर काफ़ी स्टडी करके आते हैं, तो अब वो उसी हिसाब से अपनी बात रखेंगे। हम लोग सुनेंगे क्या वो बता के जाते हैं, क्या कह के जाते हैं, क्या समस्याएं उन्होंने यहाँ के जो है जानकारी में उनकी आई हुई हैं, या जो हम लोग भी कुछ जानकारी कोशिश करेंगे कि उनको अगर चाहेंगे तो बताएंगे, यहाँ की समस्याएं बताएंगे कि इलाहाबाद में क्या दिक्कत प्रॉब्लम है आवाम के साथ।
कांग्रेस जैसे अपना जो घोषणा पत्र तैयार कर रही है, अभी उसने कल एक कार्यक्रम किया, सबसे मिल रहे हैं, बात करेंगे तुम्हें क्या समस्या है, फिर उसके हिसाब से अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है कांग्रेस। तो क्या असद साहब भी पब्लिक से पूछ के अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे या अपने ऑफिस में बैठ के तैयार कर देंगे? असल में मुसलमानों के मसाइल पहले से इतना ज़्यादा खुद जो है हैं कि जो बड़े बड़े मसाइल हैं, अभी तो उसी पे गुफ्तगू अगर की जाए तो पूरा दिन ख़त्म हो जाए। तो जाहिर है कि समस्याएं तो हैं, बहुत सारी हैं, तो उस पर बात करेंगे वो। चलिए, आप वॉइस ऑफ इंडिया से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जय आपका भी। हिंद, जय भारत। जल्दी हम एक नई हस्ती के साथ मिलेंगे वॉइस ऑफ इंडिया पर।